Hey guys, what's up? So this is your educator Adarsh Raj and I am back with a new series. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है फिजिक्स में भी अब आएंगे 35 बाई 35 मार्क्स। तो मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो कि है फिजिक्स की टर्म 2 के लिए रिवीजन सीरीज। जैसा कि आप लोगों को पता है सीबीएसई का जो टर्म 2 का एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो गया है 26 अप्रैल ऑनवर्ड्स, है ना। तो अब हमें उस एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए ही टर्म 2 की जो रिवीजन है फिजिक्स की, ठीक है, वो हम लोग शुरू करेंगे। अब मैं आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूँ इसका नाम मैंने रखा है 35 सीरीज। इसका मतलब क्या है ये हम लोग समझेंगे। तो देखो बेटा, 35 जो है ये है आपके 35 डेज, है ना। 35 दूसरा जो है ये आपको इंडिकेट कर रहा है 35 टॉपिक्स। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट आस्क्ड हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई के फिजिक्स में इस टर्म के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो 35 टॉपिक्स हम लोग उठाने वाले हैं। और जब आप इन 35 टॉपिक्स को कर लेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे जो वो आएंगे 35। तो ये हम लोगों का गोल है कि 35 डेज में हम ऐसे 35 टॉपिक्स करेंगे जो कि हमें फुल 35 मार्क्स लेके आने वाले हैं। इसीलिए इस सीरीज का नाम मैंने रखा है 35 सीरीज। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। देखो बेटा, जो बोर्ड का सिलेबस है फिजिक्स का सेकेंड टर्म का, है ना, सबसे ज्यादा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उसका सिलेबस समझना। हम अगर सिलेबस को समझ लेते हैं तो हमारा आधा काम तो वही हो जाता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इनको एक यूनिट की तरह ट्रीट किया गया है और इस पूरे के पूरे जो 3 यूनिट्स हैं इनको कंबाइन करके 17 मार्क्स आपके आने वाले हैं। यानी 17 मार्क्स आपके इन 3 यूनिट से आने वाले। उसके बाद अगेन 3 चैप्टर्स इन्होंने लिए हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई। इन तीनों चैप्टर को मिला के अगेन 11 मार्क्स का आने वाला है। तो ये 11 मार्क्स के आएंगे 3 चैप्टर। और सेमीकंडक्टर अकेला, आप समझ रहे हो, सेमीकंडक्टर अकेला 7 मार्क्स का आएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर को देखूं तो ये चैप्टर कोई खास चैप्टर है नहीं। इससे ज्यादा मार्क्स जो आ सकते हैं वो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपकी ऑप्टिक्स की बात की जाए तो सीधे ऑप्टिक्स ही लगभग 13 to 14 मार्क्स की आएगी। ठीक है, अब इसमें भी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 8 और 6 का रेशो इनका हो सकता है। रे ऑप्टिक्स आपकी 8 मार्क्स की आ जाए या 6 मार्क्स की आपकी वेव ऑप्टिक्स आ जाए, ऐसा रेशो जनरली देखा गया है। तो ये आपका रेशो हो सकता है। इसके बाद अगर हम डुअल नेचर, रेडिएशन, मैटर, एटम और न्यूक्लियाई की बात करें तो 11 मार्क्स का आने वाला है और इसमें जो रेशो आने वाला है ये नियरली सेम होगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स का आएगा और कौन सा चैप्टर कम मार्क्स का आएगा, इसलिए नियरली सेम रेशो होगा। तो इनकी जो प्रिपरेशन है वो भी हमें नियरली सेम ही रखनी पड़ेगी। क्लियर। इसके बाद हमें फोकस करना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे, यानी कि सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का अकेला चैप्टर आ रहा है। तो आप देखो, अगर मैं इसको प्रीफरेंस दूं, एक प्रीफरेंस ऑर्डर में सेट किया जाए तो आप सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स, क्योंकि ये लगभग 8 मार्क्स का आएगा, है ना। इसके बाद आप पढ़ना चाहिए वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये लगभग कितना आएगा? 6 मार्क्स का। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर, ये लगभग आ रहा है 7 मार्क्स का। इसके बाद हमारे पास एटम, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर। इसके बाद लास्ट में है ईएम वेव्स, ये 2 या 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आप देखो कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रेफरेंस जो है वो इस हिसाब से सेट होना चाहिए। जब हम प्रेफरेंस इस हिसाब से रखेंगे तो जितने ज्यादा मार्क्स हम
रिवाइज करके अपने हाथ में लेके जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें पेपर में कम डर लगेगा और पेपर करना हमारे लिए उतना ही ईज़ी होगा। तो यहाँ पे अगर किसी को भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो वो है रे ऑप्टिक्स, और हम लोग वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये जो चैप्टर्स है यहाँ पे इनका सिलेबस दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये आपके चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक है। अब इन टॉपिक्स में से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, आपको इनकी फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, इनकी वेवलेंथ याद रखनी है, कंपैरिजन पूछा जा सकता है। कई बार ये जो है इनके यूजेस पूछते हैं, है ना, यूजेस पूछ लेते हैं कि एक्स रे के यूजेस बताइए, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। रे ऑप्टिक्स में से आप देखोगे तो रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया है। तो हमें ये चीज भी समझनी है कि कौन सी चीज हमें नहीं पढ़नी है। तो रिफ्लेक्शन का पार्ट डिलीट कर दिया गया, आपको रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है। और यहां पे आपको एक और चीज समझनी है कि ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर्स है ओनली, यानी कि आपकी रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक जो है वो भी डिलीट कर दिया गया है। तो रिजॉल्विंग पावर हम लोग पढ़ते थे वैसे वेव ऑप्टिक्स में, लेकिन अब उसमें भी नहीं है ये, तो आपको रिजॉल्विंग पावर नहीं पढ़नी है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फिर वेव ऑप्टिक्स का है, ये वेव ऑप्टिक्स के डुअल नेचर, डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई। अब एटम और न्यूक्लियाई, एटम तो लगभग जो चैप्टर आता था वो पूरा ही दिया गया है, लेकिन जो न्यूक्लियाई चैप्टर है इसमें से भी कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। जैसे इसमें रेडियो एक्टिविटी का जो पोर्शन था, रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी बचा, पूरा ही पोर्शन इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो रेडियो एक्टिविटी आपको नहीं पढ़नी है, यानी रेडियो एक्टिविटी का जो भी पोर्शन था, जो भी डेरिवेशंस थी, वो अब आपको नहीं करनी है। सेम ही इन्होंने सेमीकंडक्टर में जो है ट्रांजिस्टर्स को हटा दिया गया है। तो हम लोग जब ट्रांजिस्टर्स पढ़ते थे तो ट्रांजिस्टर में क्या पढ़ते थे, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पढ़ते थे। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर के टाइप ही पढ़ लेते थे, पीएनपी और एनपीएन, ये पढ़ते थे, एनपीएन। फिर पीएनपी और एनपीएन के कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर पढ़ते थे। ये अलग अलग 6 डायग्राम्स होते थे, है ना। उसके बाद ये हम लोग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पढ़ते थे। फिर ट्रांजिस्टर एज ए हम लोग क्या पढ़ते थे, एम्पलीफायर पढ़ते थे। ये सारा जो ट्रांजिस्टर का टॉपिक है ये यहां से हटा दिया गया है, यानी कि ये लगभग लगभग 10 दिन का टॉपिक, अगर हम लोग आधे आधे घंटे भी एक दिन पढ़ते हैं तो ये लगभग 10 दिन का टॉपिक तो हटा दिया गया है ट्रांजिस्टर में से। तो ट्रांजिस्टर्स हटाने से सेमीकंडक्टर का पार्ट जो है वो इजी हो गया। ऐसे ही रेडियो एक्टिविटी हटा के न्यूक्लियर का पार्ट भी इजी कर दिया गया। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें और इनको रैंक करें कि हमारे कौन से चैप्टर टफ हैं, कौन से चैप्टर इजी हैं, तो देखो ये जो हमारा चैप्टर है ऑप्टिक्स, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, इसलिए हम इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स, इसको हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम डुअल नेचर की बात करें तो ये डुअल नेचर का जो चैप्टर है ये इजी चैप्टर है, बिल्कुल आसानी से आप लोग क्वेश्चन करेंगे इसके। इसके बाद हम लोग एटम और न्यूक्लियाई की बात करें तो ये भी इजी चैप्टर्स में काउंट होंगे। और अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये कुछ बच्चों के लिए इजी चैप्टर हो सकता है और कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट चैप्टर हो गया। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का पार्ट हट गया, अदरवाइज ये चैप्टर मैं आप लोगों को श्योरली मॉडरेट में रख देता, या मैं आपको ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रख देता, है ना। जैसे कुछ बच्चों के लिए रे ऑप्टिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकती है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट तक जा सकती है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी ये चैप्टर्स जो आप लोगों का लेवल है फिजिक्स का वो बहुत ही इजी कर दिया गया है, कोई इसमें डरने वाली बात है नहीं। अब हम लोगों का जो प्लान है 35 डेज का, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है। तो देखो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स की, है ना। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ग्लास स्लैब, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वगैरह वगैरह। फिर कन्वेक्स और कनकेव स्फेरिकल सरफेस के स्फेरिकल फॉर्मूलाज जो हम लोग देखते हैं, μ2/v, μ1/u, ये वाले फॉर्मूले करेंगे। लेंस
कि इमेज जो हम लोग बनाते हैं लेंस के थ्रू, अलग अलग इमेजेस बनती है, उस इमेज के रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस इन कांटेक्ट जब हम रखते हैं तो क्या होता है, उसकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। फिर प्रिज्म, प्रिज्म भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, टेलीस्कोप देखेंगे, माइक्रोस्कोप देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे, है ना बच्चों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाइजीन प्रिंसिपल है, हाइजीन प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन है, हाइजीन प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन है। फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देन इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने का, अगर दो वेव इंटरफियर कर रही हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। फिर जब हम लोग डुअल नेचर स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे हर्ट्ज एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन की थ्योरी और आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। देन हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था गीगर एंड मार्टसन ने, उसके बेसिस पे जो रदरफोर्ड मॉडल आया था, रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे, रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी। इसके बाद उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए आया बोर का मॉडल। बोर के मॉडल क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, बोर के मॉडल ने रदरफोर्ड के मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे उनको कैसे हैंडल किया, तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियाई में फिर हम लोग आएंगे तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियाइड क्या होता है, या जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो क्या होता है, या आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। फिर हम लोग पढ़ेंगे मास एनर्जी रिलेशन, यानी मास डिफेक्ट के बारे में सीखेंगे। मास डिफेक्ट, एक पर्टिकुलर मास डिफेक्ट से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है वो देखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व देखेंगे। देन न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखेंगे। सन पे जो प्रोटॉन साइकिल होती है, न्यूट्रॉन कार्बन साइकिल होती है, सॉरी नाइट्रोजन कार्बन साइकिल जो होती है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, देन एलईडी, फोटोडायोड एंड सोलर सेल। अगर आप ये 35 टॉपिक्स अपने हाथ में रख लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं, तो जेब का मतलब ये नहीं है कि पर्ची बना के रख लेना, जेब में रख लेने का मतलब है याद कर लेना। अगर ये टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में कोई आपको नहीं रोक सकता फुल मार्क्स लेने से, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो फुल मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स में, बिल्कुल आ सकते हैं। आप इस चीज से बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि फिजिक्स में फुल मार्क्स नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करके जाएंगे, डायग्राम्स अच्छे से बनाएंगे, हेडिंग्स, आंसर राइटिंग की भी मैं क्लास लूंगा एक दिन कि हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग की भी क्लास लूंगा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 35 सीरीज मेरी आपने सक्सेसफुल की तो मैं फिर इसके बाद आप लोगों के लिए लेके आऊंगा स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज, यानी कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं फिजिक्स के अंदर, है ना, 10 to 15% न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं टॉपिक वाइज मैं आपके डिस्कस करूंगा। प्योर एक अगली सीरीज प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड सीरीज सीबीएसई के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। इस सीरीज पे मुझे व्यूज चाहिए, अगर मुझे इस सीरीज पे व्यूज मिलते हैं, थम्स अप होते हैं, तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल की प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को फॉर मोर लेक्चर्स एंड शेयर दिस वीडियो एंड जो आने वाली वीडियोस हैं उनको। आप हैं अपने चैनल राजनीति पे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।